हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी विलियम वर्ड्सवर्थ के एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा, और अगर किसी ने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो वो इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पर, और इससे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ की प्लेलिस्ट भी है जिसके एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो कवर अप कराए हैं। उसके बाद पीवी शैली की एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट है, उसमें आप पीवी शैली के जितने भी वर्क्स हैं इंपॉर्टेंट उन पे जितने भी क्वेश्चंस बने हैं वो हैं, और अभी हम कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। और मैंने कमेंट में देखा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कह रहे हैं कि मॉडर्न राइटर्स पे एमसीक्यूज लाइए। तो मेरा मानना तो यह है कि जैसे हमारी सीरीज़ एक पर्टिकुलर सिलेबस के अकॉर्डिंग राइटर वाइज चल रही है, उसी हिसाब से चलती रहे। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि पहले हम मॉडर्न राइटर्स को करें, तो आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखकर बताइएगा, फिर हम उस अकॉर्डिंग उन राइटर्स को पहले कर लेंगे। ऐसा भी मतलब कोई वो नहीं है कि हमें एक ही सीरीज़ में करना है, पर मेरा जो खुद का थॉट है वो यही है कि हमें एक पर्टिकुलर सीरीज़ में ही करते रहें। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज इंग्लिश रोमांटिक पोएट। अब इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि इंग्लिश रोमांटिक पोएट कौन है। ठीक है, जैसे रोमांटिक एज के पोएट्स को दो स्टेजेस में बांटा गया है। ठीक है, न्यू एज के पोएट हैं, ओल्ड एज के पोएट हैं। ठीक है, इस तरीके से अभी इसमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, पीजी वुडहाउस। तो क्या होगा राइट आंसर? विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ का अगर हम जन्म की बात करें तो यहीं पे देखो, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अब क्या होता है, ऑप्शंस जो दिए जाते हैं उसमें ईयर तो सारे चारों ऑप्शंस का ईयर आपको सेम मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 में हुआ है, ठीक है, तो चारों ऑप्शंस में ये होगा, लेकिन आपको फोकस करना है डेट पर। ठीक है, डेट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वो भी आपको लर्न करनी है। तो आपको याद रखना है 7 अप्रैल। ठीक है, 1770 में जन्म होता है, और इनकी मृत्यु कब होती है तो वो भी ध्यान में रखनी है। उसकी डेट क्या है, देखिए मंथ सेम। ओके, 23 अप्रैल। ओके, ईयर कौन सा है? 1850। ठीक, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इन्हें ध्यान में रखना होता है। अक्सर हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, और इन्हें क्या माना जाता है, ये एक मेजर रोमांटिक पोएट हैं, क्योंकि इनका जो एक वर्क आता है लिरिकल बैलेड्स, ठीक है, जो 1798 में पब्लिश होता है, 1798 में, जिसमें एसटी कॉलेज ने भी अपनी 4 पोएम्स कंट्रीब्यूट की थी। ठीक है, तो उसी से हम रोमांटिक एज की शुरुआत भी मानते हैं, इसलिए इन्हें एक मेजर पोएट बोला जाएगा रोमांटिक एज का। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड इज, which stage of his life is Wordsworth talking about in the prelude when he says, fair seed time had my soul and I grew up fostered alike by beauty and fear। अब आपको बताना है, जैसे आप जानते हो कि प्रिल्यूड जो वर्क है इनका मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, और इसमें इन्होंने 14 बुक्स लिखी हैं। ठीक है, और उसमें भी अपनी लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बात की है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो अपनी लाइफ के किस स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो इस लाइन को कहते हैं। लाइन क्या है? फेयर सीड टाइम हैड माई सोल एंड आई ग्रू अप फोस्टर्ड अलाइक बाय ब्यूटी एंड फियर। ऑप्शंस आर एज अ स्टूडेंट इन कैम्ब्रिज, चाइल्डहुड, विजिट टू लंदन, या फिर विजिट टू फ्रांस। बताइए कौन सी। यहाँ पे ये स्टेजेस के नेम दिए हुए हैं, इनकी जो प्रिल्यूड की बुक्स हैं उनमें स्टेजेस जो हैं। ठीक है, अब आपको बताना है किस स्टेज के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। सोचिए, आंसर कीजिए। तब तक हम पुरानी चीज़ रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि प्रिल्यूड का जो सबटाइटल है या दूसरा नाम है वो किस नाम से जानते हैं इसे? ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा ये कब पब्लिश हुई थी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। ठीक, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है और 14 बुक्स में है। और यहाँ पे कौन सी स्टेज की बात करते हैं ये बात कर रहे हैं चाइल्डहुड की। ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, चाइल्डहुड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड इज, इन ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। In Ode to Intimation of Immortality, Wordsworth sums up his philosophy of
वर्ड्सवर्थ का एक बहुत ही, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है, फेमस वर्क कह लीजिए, ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। इसमें वर्ड्सवर्थ अपनी फिलॉसफी किस तरीके से समअप कर रहे हैं? ऑप्शंस आर ओल्ड एज, मदरहुड, द नेशन या फिर चाइल्डहुड। Wordsworth sums up his philosophy of old age, his philosophy of motherhood, his philosophy of the nation या फिर his philosophy of childhood. What should be the right answer? और आई थिंक ये ओल्ड ना होके ये ओल्ड है, ठीक है, ओल्ड एज। सोचिए, आंसर कीजिए। और इस ये जो वर्क है ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, इसको और दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? इसका जो कंप्लीट टाइटल है वो इस तरीके से है, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। अब इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है इमोर्टैलिटी ओड, ये भी लिखा आ सकता है इमोर्टैलिटी ओड, तो दोनों सेम ही वर्क के नाम है, ठीक है। और यहाँ पे जो सम्स अप करते हैं, सम्स अप ऑफ हिज फिलॉसफी ऑफ childhood, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, चाइल्डहुड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज अबाउट विच फ्रेंड डज वर्ड्सवर्थ मेक अ रेफरेंस इन बुक 4th ऑफ द प्रिल्यूड। तो प्रिल्यूड की बुक 4th में वो कौन से फ्रेंड का रेफरेंस दे रहे हैं? ऑप्शंस आर कीट्स, लॉर्ड बायरन, शैली या फिर कॉलरिस्ट। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? बताइए, सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? प्रिल्यूड की बुक 4th की चर्चा हो रही है यहां पर। यस, ये जिक्र करते हैं कॉल लिस्ट का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5 is which poem was called the poem of Coleridge by Wordsworth? किस पोएम को वर्ड्सवर्थ ने कहा है या टाइटल दिया है द पोएम टू कॉलरिज? तो वो कौन सी पोएम है? ऑप्शंस आर टिंटन एबी, इंटीमेशन या इंटीमेशन ओड या फिर प्रिल्यूड या फिर सॉलिटरी रीपर। बताइए, यहाँ पे कौन से वर्क की बात हो रही है जिसको वर्ड्सवर्थ ने क्या टाइटल दिया था स्टार्टिंग में? द पोएम टू कॉलरिज। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है द प्रिल्यूड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 इज इन द प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ चाइल्डहुड रूमिनेशन टेल अस अबाउट हिज नेटिव। बताइए, ऑप्शंस आर किस नेटिव की बात करें? फ्रांस की, वेल्स की, कुंबरलैंड की या फिर आयरलैंड की। प्रिल्यूड में वर्ड्सवर्थ जो अपनी चाइल्डहुड वाली फेज डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके अंतर्गत वो अपने कौन से नेटिव प्लेस की चर्चा करते हैं? फ्रांस की, वेल्स की, कुंबरलैंड या फिर आयरलैंड। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो बर्थ प्लेस है वो क्या है? इंग्लैंड, ठीक है। और यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं वो कुंबरलैंड की करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th इज विलियम वर्ड्सवर्थ वाज डिक्लेयर्ड पोएट लॉरेट इन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इनफैक्ट ये रिपीटेड भी है। पोएट लॉरेट कब बनते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ? 1841, 1843, 1842 या फिर 1844। देखिए, ईयर तो सभी को पता होगा, क्या है? 1843, ठीक है। लेकिन कौन से पोएट लॉरेट के बाद ये पोएट लॉरेट बनते हैं, ये बताइए। 1843 में बनते हैं, लेकिन किसके बाद में? यस, रॉबर्ट साउदी। ध्यान रखना है, आफ्टर द डेथ ऑफ रॉबर्ट साउदी ही बिकम द पोएट लॉरेट इन 1843। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8 इज हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज पोएट लॉरेट इन 1850। अब देखिए इससे आगे का क्वेश्चन बना है, ध्यान में रखना है। जैसे अभी हमने बात की कि रॉबर्ट साउदी की जब डेथ होती है उसके बाद में विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट बनाया जाता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1850 में जब विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है, 1850 के बाद में किसको पोएट लॉरेट बनाया जाता है इंग्लैंड का? ऑप्शंस आर अल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट बर्न्स, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? यस, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज द एक्सपीरियंस, वेट अ मिनट, यस, 9th question. The experience in the prelude begins in sensation and ends in. Options are ends in emotions, exaltation, ideas, thought. The experience in the prelude begins in sensation and ends in emotions, exaltation, ideas, thought. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कि प्रिल्यूड की शुरुआत सेंसेशन से है और एंडिंग किस पर है? इमोशन पे, एक्सिल्टेशन पे, आइडियाज पर या फिर थॉट पर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, द प्रिल्यूड बिगिंस a sensation and ends in thoughts. ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10th इज वर्ड्सवर्थ वाज रिगार्डेड एज अ पैंथिस्ट। पैंथीस्ट द टर्म मीन्स, अब इस पैंथीस्ट का, इस टर्म का मतलब क्या होता है? वर्ड्सवर्थ को पैंथिस्ट की तरह माना जाता है, पैंथिस्ट समझा जाता है, तो इसका मीनिंग क्या है? अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड एग्जिस्ट इन एंड इज द सेम एज ऑल थिंग्स, एनिमल्स एंड पीपल विद इन द यूनिवर्स। ऑप्शन बी इज अ पर्सन हु बिलीव्स द गॉड एग्जिस्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डजंट एग्जिस्ट, अ पर्सन हु लव्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो पैंथिस्ट किसे बोलेंगे? और ये वोकैब से रिलेट भी हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है उसमें भी। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड एग्जिस्ट इन एंड इज द सेम एज ऑल थिंग्स, एनिमल्स एंड पीपल विद इन द यूनिवर्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द प्रिल्यूड प्रेजेंट्स द पोएट इन क्वेस्ट ऑफ हिज। ऑप्शंस आर बॉयहुड, आइडेंटिटी, फ्रेंड, सॉलिट्यूड। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? The prelude presents the poet in quest of his. Yes, यहाँ पे जो फिलर्स को फिल करने के लिए वर्ड आना चाहिए वो है आइडेंटिटी। ठीक है, क्वेस्ट ऑफ हिज आइडेंटिटी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हुज लाइन आर दीज। ये लाइन्स किसकी हैं? Bliss was it in that down to be alive, but to be young was very heaven. Options are P.B. Shelley, John Keats, S.T. Coleridge या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये तो इजी वन हो गया क्वेश्चन। यस, दिस इज द easiest one for today, विलियम वर्ड्सवर्थ। ये लाइन्स एग्जैक्टली विलियम वर्ड्सवर्थ के किस वर्क से ली गई हैं? यस, ये भी ध्यान रखना है, ये लाइंस जो ली गई है ना वो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो वर्क है उससे ली गई है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा वर्क है? फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक,
Now moving to the next question. 13 is a sense sublime of something far more deeply interfused. The words given above occur in. ये जो लाइन है वो वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोयम से है? A sense sublime of something far more deeply interfused. Options are Ode on Intimation of Immortality, Ulysses, Sailing to Byzantium या फिर टिंटन एबे. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. What should be the right answer? Yes, इसका जो राइट आंसर है वो है टिंटन एबे. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. इसी से ये लाइन ली गई है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 14 इज द प्रिल्यूड ऑफ वर्ड्सवर्थ कंसिस्ट ऑफ. ये इस पिछले क्वेश्चन से भी ज़्यादा इजी है. कितनी बुक्स हैं? 14 बुक्स हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 15 इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स. ऑप्शंस आर विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, विलियम बटलर यीस्ट या फिर विलियम पिट. यस, कॉमन सेंस से आंसर कर सकते हो आप आसानी से. जैसे कि हम जानते हैं वर्ड्सवर्थ इज अ नेचर पोएट. ठीक है, ही इज नन एज द लवर ऑफ नेचर. तो यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होगा? विलियम वर्ड्सवर्थ. Option A is the correct answer. Moving to the next question. 16 is the sounding cataract hunted me like passion. Those lines, I think these lines होने चाहिए. These lines occur in the poem. ये लाइन्स हमें कहाँ देखने को मिलती हैं या किस पोएम से हैं? The sounding cataract hunted me like passion. Options are Resolution and Independence, The Tables Turned, रिवर ड्यूडन या फिर टिंटन एबी. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. व्हाट शुड बी द राइट आंसर? देखिए, ये लाइंस भी कहाँ से ली गई हैं? टिंटन एबे से ली गई हैं. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. और इसकी एक खास बात है कि जो टिंटन एबे पोएम है इज रिटन इन टाइटली स्ट्रक्चर्ड डेकासिलेबिक ब्लैंक वर्स. ध्यान रखना है किस उसमें लिखी गई है. एंड कंप्राइजेज वर्स पैराग्राफ्स रादर देन स्टेंजाज. तो ये भी ध्यान रखना है कि इसमें स्टेंजाज ना हो गए, किस चीज़ में कंप्राइज की गई है? पैराग्राफ्स में. Now moving to the next question. 17 is, will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things and battles long ago. The above line occurs in. ये जो लाइन्स गिवन हैं ये वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम से ली गई हैं? ऑप्शंस आर द सॉलिटरी रीपर, 3 years she grew, माइकल एंड इवनिंग वॉक. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विल नो वन टेल मी वॉट शी सिंग्स. परहैप्स द प्लैनेटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल लॉन्ग एगो. यस, ये जो लाइन्स हमें देखने को मिलती हैं वो मिलती हैं सॉलिटरी रीपर में. ठीक है, सॉलिटरी रीपर. Option number A is the right answer. It is about the power of the imagination of transformation common. ठीक है, transform common everyday events into representation of a larger reality. Moving to the next. 18 is, in which poem has Wordsworth described different moods of nature? तो अलग अलग मोड्स को, नेचर के अलग अलग मोड्स को कौन सी पोएम में उन्होंने डिस्क्राइब किया है वर्ड्सवर्थ ने? ऑप्शंस हैं द डैफोडिल्स, लाइन्स रिटन अबव टिंटन एबे या फिर एन इवनिंग वॉक या फिर द एक्सकर्शन. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
वो कौन सी पोएम है जिसमें वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्ड डिफरेंट मोड्स ऑफ नेचर? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? देखिए, ये जो मतलब डिफरेंट मोड्स ऑफ नेचर जो डिस्क्राइब किए हैं वर्ड्सवर्थ ने, वो लिए हैं लाइन्स रिटन अबव टिंटन एबे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर हम टिंटन एबे पोएम की बात करते हैं तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि इसका जो कंप्लीट टाइटल है वो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, इसका जो कंप्लीट टाइटल है वो क्या है? अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एवे ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ द वे ड्यूरिंग अ टूर इन जुलाई 13, 1798। ये इसका कंप्लीट टाइटल है और वेरी लॉन्ग टाइटल है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 is, no nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady hunt among Arabian sands. From where are the above quoted lines of Wordsworth? वर्ड्सवर्थ की ये ऊपर दी हुई जो लाइन्स हैं वो कहाँ से हैं, कौन सी पोएम से हैं? ऑप्शंस आर सॉलिटरी रीपर, ओड टू अ नाइटिंगेल, टू द कुकू, टू अ स्काईलार्क। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady hunt among Arabian sands. सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the right answer? Yes, solitary reaper. Option number A is the correct answer. The poet shows how the nature is sympathize with her in her sufferings and sorrows. ये ध्यान रखना है। Now moving to the next question. Question number 20. Lucy poems by William Wordsworth refer to. विलियम वर्ड्सवर्थ की जो लूसी पोएम्स हैं वो किसको रेफर की गई हैं? वर्ड्सवर्थ अर्ली पोएम्स, मतलब लूसी पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम्स को कहा गया है ये पूछा जा रहा है। वर्ड्सवर्थ अर्ली पोएम्स, अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय वर्ड्सवर्थ, पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ इन कोलैबोरेशन विद कॉलेज, या फिर वर्ड्सवर्थ ह्यूमरस पोएम्स। तो वर्ड्सवर्थ की वो कौन सी पोएम्स हैं जिनको हम लूसी पोएम्स कहते हैं? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Wordsworth early poems, a group of 5 lyrics by Wordsworth, poems of Wordsworth in collaboration with Coleridge, या फिर Wordsworth humorous poems। Yes, इसका जो राइट आंसर है वो है a group of 5 lyrics by Wordsworth। ऑप्शन नंबर बी is the correct answer। Okay, now moving to the next question। 21. To me the meanest flower, the blows can give thoughts that do often lie to deep for tears. Who said it? कौन ये स्टेटमेंट कहता है? To me the meanest flower, the blows can give thoughts that do often lie to deep for tears. Options are John Keats, Alfred Tennyson, P.B. Shelley, Milton. What should be the right answer? और यहाँ पे एक और ऑप्शन कर लीजिए, नन ऑफ द अबव। देखिए जैसा कि आप जानते हैं ये लाइंस कहाँ से हैं? ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी हुई लाइंस हैं। ठीक है, और ये कौन से वर्क में हमें देखने को मिलती है? तो ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, जो विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया वर्क है, उसकी ये लाइंस है। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शंस है वो चारों ही रॉन्ग हैं, इसलिए राइट आंसर जाएगा नन ऑफ द अबव। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 इज द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम इज। विलियम वर्ड्सवर्थ के पहले पोएटिकल वॉल्यूम का नाम क्या था? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, लिरिकल बैलेड्स, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, या फिर प्रिल्यूड। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? The title of Wordsworth's first poetical work, या poetical volume।
सोचिए, आंसर कीजिए। यस, वर्ड्सवर्थ का जो फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम आता है वो 1793 में आता है, ठीक है। और ये किस नाम से होता है? इसमें डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड एन इवनिंग वॉक, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 is in which year did Wordsworth add his preface to lyrical ballads? This is also easy one. विलियम वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेड्स का जो प्रीफेस देते हैं या प्रीफेस ऐड करते हैं वो कौन से ईयर में करते हैं? 1798, 1800, 1802, 1803। तो जैसा कि आप जानते हैं लिरिकल बैलेड आता है 1798 में, उसके जस्ट 2 साल के बाद ये प्रीफेस को ऐड करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1800। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1800। Now moving to the next question. 24th is emotions recollected in tranquility. The profound philosophy of Wordsworth was rejected by. तो वर्ड्सवर्थ की जो पोएम को लेकर या पोएट्री को लेकर ये जो पूरी फिलॉसफी थी, ठीक है, वर्ड्सवर्थ क्या कहते थे कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स विच रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। इस तरीके की फिलॉसफी वर्ड्सवर्थ की थी। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्ड्सवर्थ की इस फिलॉसफी को कौन रिजेक्ट करता है, किसने रिजेक्ट किया? ऑप्शंस आर विलियम हैजलिट, टी.एस. इलियट, इज़रा पाउंड, रोलैंड बार्थस। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है टी.एस. इलियट, ठीक है। टी.एस. इलियट के द्वारा इसे रिजेक्ट किया गया था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 25th इज विच ऑफ दीज ट्रैवल पोएम्स बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ? इनमें से जो कौन सी ट्रैवल पोएम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस आर डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, स्केचेस ऑफ द नेचुरल, सिविल एंड पॉलिटिकल स्टेट ऑफ स्विट्जरलैंड, स्केचेस ऑफ नेचर, या फिर अ विविड स्केच एंड पिक्चर ऑफ आवर टाइम। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो बुक का नाम है वो है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, ठीक है। इससे आपको एक क्वालिटी का इसका पता चलता है यहाँ से इस क्वेश्चन से कि डिस्क्रिप्टिव स्केचेस कैसा वर्क है, ये एक ट्रैवल पोएम है, ठीक है, ध्यान में रखना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 26th इज अ violet by a mossy stone half hidden from the eye is a quote from। ये जो कोटेशन है वो कहाँ से ली गई है? अ violet by a mossy stone half hidden from the eye। ऑप्शंस आर ode to duty, Lucy poems, the green linnet, या फिर solitary reaper। सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the right answer? यस, क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? अ वायलेट बाय अ मूजी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई। तो ये जो कोटेशन ली गई है वो लूसी पोएम से ली गई है, ठीक है। लूसी पोएम जो वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, तो इसमें ये लाइन बिलोंग करती है द सेकेंड पार्ट ऑफ द लूसी पोएम जिसका नाम है सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 is the prelude by Wordsworth was part of a vast work which was to be called। prelude जो है उसको और क्या कहा जाता है? ऑप्शन है द एक्सकर्शन, द रिक्लूज, येरो रिविजिटेड, या फिर पीटर वेल। सोचिए, आंसर कीजिए। प्रिल्यूड क्या है? वर्ड्सवर्थ के बहुत बड़े बड़े जो वर्क्स हैं, बहुत ही फेमस वर्क्स हैं, उनमें से एक है। विच वॉज टू बी कॉल्ड, जिसको और क्या कहा जाता है? द एक्सकर्शन, द रिक्लूज, येरो रिविजिटेड, पीटर वेल। यस,
इसका अनदर नेम है द रिक्लूज। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, द रिक्लूज। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 28 इज इन 1805 वर्ड्सवर्थ विच पोएम वाज रिटन। 1805 में वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम लिखी जाती है? ऑप्शन आर टिंटन एबी, द प्रिल्यूड, ल्यूसी पोएम, सॉलिटरी रीपर। दिस इज आल्सो इजी वन। यस, जिसकी पब्लिकेशन डेट मैंने पूछी थी आपसे, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? द प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड को लिखा गया था 1805 में, मतलब लगभग अपनी पूरी लाइफ टाइम में वो लिखते रहे इसे। वर्ड्सवर्थ 1805 तक ये कंप्लीट हुई, लेकिन इसका पब्लिकेशन जो है वो वर्ड्सवर्थ ने नहीं कराया था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी वाइफ मैरी के द्वारा उसको पब्लिश कराया गया था 1850। ठीक है, उनकी मृत्यु के 3 मंथ के बाद में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 29 वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रेजाइडेड एट। वर्ड्सवर्थ अपनी मृत्यु से पहले कहाँ रहे थे? ऑप्शंस आर रेडल माउंट, ग्रासमेयर, पर्सोनेस, या फिर डोवर कॉटेज, या फिर एलन बैंक। डव कॉटेज या फिर एलन बैंक, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? रेडल माउंट, ग्रासमेयर, पर्सोनेस, डव कॉटेज, एलन बैंक। What should be the right answer? देखिए, आपको ध्यान रखना है कि 1813 में ही ये अपनी फैमिली के साथ मूव कर गए थे। ठीक है, और कहाँ रहे थे जाकर? रेडल माउंट में। ठीक, और मृत्यु तक वहीं रहे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रेडल माउंट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द सॉलिटरी रीपर इज आ। जो वर्ड्सवर्थ का एक वर्क है सॉलिटरी रीपर, एग्जैक्टली ये क्या है? इसका जॉनर क्या है? बैलेड है, ओड है, लिरिक है, पेस्टोरल है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। सॉलिटरी रीपर जो 1807 में आता है, यस, इट इज अ बैलेड। इट इज अ बैलेड expressing the beauty of music that a young maiden reaping with singing to herself. Okay, option number A is the correct answer. तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में बताने हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था क्वेश्चन, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।